कैसे हो बच्चों सब लोग? क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई अच्छे से हो रही है? अभी तो एडमिट कार्ड भी आ गया होगा। सीएपीएफ का एडमिट कार्ड आया सबका? सीएपीएफ डाले थे कि नहीं डाले थे? कमेंट करके बताना एक बार। सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट, इसका एडमिट कार्ड आ गया है। इसके एग्जाम है 19 तारीख को, जुलाई में, इसी में आने वाले 19 को ही है। तो ख्याल रखना, अच्छे से एग्जाम देना। अगर जो जो लोग डाले हो फॉर्म, वो लोग अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 रेगिस्तान में जीवन, एनसीईआरटी। क्लास 7 की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 8 तक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर तुम लोग तो कर ही चुके होगे। अगर नहीं किए हो तो भाई जल्दी कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसके बाद अभी ये लास्ट चैप्टर है हमारा क्लास 7 का। इसके बाद हम क्लास 8 में जल्द प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि उसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंटर उसमें मिल जाए तो सही है, नहीं तो हम जंप करके 9th क्लास के ज्योग्राफी में चले जाएंगे, ठीक है। बाकी क्लास 9 का ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। क्लास 7 का चैप्टर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक मार दो एंड अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। और कोई क्वेश्चन हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, देन कमेंट मारो कमेंट सेगमेंट में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 से, एंड क्लास है ये 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, ठीक है। इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ढूंढेंगे बस, क्योंकि चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं चैप्टर हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां जहां मिला वहां ढूंढेंगे एंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बस, ठीक है। हमारा मेन मोटिव इसमें क्या रहेगा, चैप्टर को जस्ट कंप्लीट करना, क्योंकि इसमें कुछ खास पढ़ने के लिए हमारे पास है नहीं। इसमें अगर 10-15 मिनट में हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो सकता है, तो हम 10-15 मिनट में चैप्टर को कंप्लीट करना का ज्यादा जरूरी समझेंगे। क्यों? क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाओ, फिर इंपॉर्टेंट चीज से हमें मतलब होगा ना, ठीक है। तो चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिला है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते इसको, लेकिन फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए जो मिला, रेगिस्तान। रेगिस्तान किसे कहते हैं? यह एक शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषता है अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होता है, ठीक है। रेगिस्तान में सुबह के टाइम में जब जाओगे ना, रात दोपहर में चले गए या धूप उप निकला, उस टाइम बहुत हेवी रहता है, जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहां पे। एंड रात के टाइम पे जाओगे तो एक एक टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है, गिर जाता है। वनस्पति वहां पे कंटीली झाड़ियां पाई जाती है, वनस्पति ना के बराबर मिलते हैं वहां पे, ठीक है। चलो अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, जल ही जीवन है, जल ना हो तो मवेशी को चरने के लिए घास उगने से स्तनों का कठिन ही होगा, ठीक है। रेगिस्तान गर्म में ठंडे हो सकते हैं, तापमान के आधार पे दिन के टाइम में गर्म हो जाते हैं, रात के टाइम पे ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, ठीक है, हम देख लिए। चलो बड़े भूभाग पर उत्तरी अफ्रीका में गर्म रेगिस्तान सहारा, ठीक है। सहारा रेगिस्तान का पता लगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये है, और ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें यहाँ मिलेगा। सहारा रेगिस्तान कहाँ है ये सबको पता है, लेकिन ये क्या क्या इसका पॉइंट है, ये देखो। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कलर एक्सचेंज चेंज कर दे रहे हम इसके लिए, यहाँ पे हम रेड कलर यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन सा? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया, पश्चिमी सहारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक बार लिख लेना, ठीक है। सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? 11। कौन कौन से देश? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया, पश्चिमी सहारा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कि रेगिस्तान के बारे में सोचते समय तुरंत ही रेत का दृश्य आता है। हाँ, रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो डायरेक्टली समझ में आता है कि पूरा एरिया में बालू बालू होगा, एकदम रेत ही रेत फैला हुआ होगा,
परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में सिर्फ बालू ही नहीं है, वहां पे बजरी के मैदान भी है और चट्टानी सतह और वहां पे पठार भी, उठा हुआ पठार भी देखा जा सकता है। ठीक है, यह चट्टानी सतह कुछ स्थान पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। 2500 मीटर मतलब एक पर्वत के टाइप का होगा वो, लेकिन वो पठार। ठीक है, ये रहा सहारा मरुस्थल तुम्हारा, देखो मैपिंग में, ये माली, ये मौरितानिया, ये पश्चिमी सहारा, ये अल्जीरिया, ये ट्यूनीसिया, ये मोरक्को, ये लीबिया, ये मिस्र, सूडान आ जाओगे यहाँ पे, चाड, नाइजर। टोटल कितने हुए? 4 4 8 3 11। ठीक है, सारा मरुस्थल कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से। कौन कौन से हैं? चाड, सूडान, नाइजर, माली, मौरितानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा रेगिस्तान या कोई भी रेगिस्तान तुम देख लो, तुम्हारी जानकारी के लिए खुद से सोचे एक बार, इमेजिन करके, वो शुरू से रेगिस्तान नहीं होता, पहले हरा भरा होता है एंड धीरे धीरे वहाँ का जो क्लाइमेट चेंज होता है, पानी कम गिरना, बारिश होना कम होते जाता है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे 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 क्लाइमेट चेंज होगा वहाँ पे समय के मतलब बहुत साल बीतते गए, बीतते बीतते उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम के बाद पूरे हरे भरे जंगल खत्म हो गए, धीरे धीरे रेगिस्तान बन गया वहाँ पे। ठीक है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां भी थी, मगर पाए जाते थे यहाँ पे, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ का जलवायु परिवर्तन, ये चीज हम बता रहे थे, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता गया एंड वो पूरा हरा भरा क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया, वही सेम चीज। ठीक है, चलो अब आगे यहाँ पे एक सहारा के अल अजजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 57.7 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो? इसके लिए वहां पर 1922 में दर्ज किया गया था, जो कि हमारे यहाँ अब हो रहा है। सोच लो कि कितना हेवी होगा उस टाइम, जीवन भी कठिन होगा कितना वहां पे। क्योंकि देखो अभी हमारे पास तो ऑप्शन है, देखो अभी हमारे पास ऑप्शन है कि 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो एसी चालू कर लिए, कूलर चालू। 1922 में कहाँ से उतना ये सब इक्विपमेंट थे नहीं, किस प्रकार वहां लोग रहते होंगे, समझ रहे हो? चलो सहारा रेगिस्तान की जलवायु के बारे में थोड़ा सा जान लें कि वहां की जलवायु कैसी है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। सेम वही चीज हर रेगिस्तान की सेम ही कहानी है। वहां दिन के समय में अत्यधिक गर्म और रात के समय में अत्यधिक शुष्क हो जाती है जलवायु। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। वहीं रेगिस्तान की कहानी याद रखना, आकाश बादल रहित और निर्मल होते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। ठीक है, दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। ठीक है, तो बालू है, ये चट्टानें बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। दिन के समय मिनिमम तापमान ऐसे मान सकते हो या एवरेज मान सकते हो 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ रहता ही रहता है। ठीक है, दिन के समय में बहुत ज्यादा हीट होता है यहाँ पे, जैसे हर रेगिस्तान में होता है। यहाँ मतलब एक अलग नहीं, हर रेगिस्तान वैसा है कि दिन के समय में जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा होता है और रात के टाइम में कम हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये देखो दिन में 50 डिग्री तक सेल्सियस तक चला जाता है तापमान इसका बढ़ के सहारा रेगिस्तान में, लेकिन रात होता है तो रात में 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। या तो पूरा झुलसा के मार दो या ठंड से मार दो, कुछ तो करो, फिर भी वहां के लोग जी रहे हैं। वनस्पति जातों में प्राणी जाति, यहाँ पर वनस्पति और प्राणियों की क्या स्थिति है देखो। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस होंगे, खजूर के पेड़ होंगे, एकेसिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि रेगिस्तानों में ऐसी ही चीजें होती है, खजूर हो गया, कैक्टस हो गया, एकेसिया हो गया, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही मैक्सिमम ही होते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान,
खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखो वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप सांप की विभिन्न जातियां तथा छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु है। ठीक है, यहाँ के जीव जंतु में क्या क्या पाया जाता है? ऊंट, ऊंट तो पाया जाता है। ऊंट को क्या रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान में ऊंट मिलना पॉसिबल नहीं, आराम से मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, लकड़बग्घा यहाँ पे मिल जाएगा, सियार मिल जाता है, लोमड़ी मिल जाती है, बिच्छू, सांप की विभिन्न प्रजातियां भी और छिपकली भी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब लोगों के बारे में थोड़ा सा जान लें। यहाँ के लोग सारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलों में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। समझ लो, एक टाइम होता है ना कि सुबह के टाइम आराम से जैसे ही दिन हुआ, दिन के टाइम में बहुत 50 डिग्री तक सेल्सियस तक इसका तापमान चला गया। अब रात के टाइम पे एकदम ठंड होकर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ऐसी कंडीशन में भी वहां को लोग हट नहीं रहे हैं, वहीं पर जमे पड़े हैं। ये मेरा है। ठीक है, चलो भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और एवं तुआरेग भी शामिल है। ठीक है, चलवासी जनजाति लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। बेदुइन और तुआरे जनजाति के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इन पशुओं से इन्हें क्या मिलता है? दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, बकरी और भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे क्या क्या बना सकते हैं? चटाई भी बनाते हैं, कालीन भी बनाते हैं, कपड़े भी बना लेते हैं, कंबल भी बना लेते हैं। धूलभरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, सहारा में मरुद उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देखो मिस्र, सहारा में मरु उद्यान और मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। ठीक है, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम सम्मिलित हैं। ठीक है, तो तेल की खोज जब अभी संपूर्ण विश्व में बहुत अधिक मांग वाले जैसे कपास हो गया, ये सब में तो तेल की खोज वाली अल्जीरिया हो गया, लीबिया और मिस्र कारण अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, इनमें तेल की खोज बहुत ज्यादा की जा रही है और तेल की खोज मैक्सिमम करने की वजह से सहारा रेगिस्तान में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जैसे सहारा रेगिस्तान धीरे धीरे रेगिस्तानी जो क्षेत्र है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है, हरे भरे क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शायद रहने के लिए लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ठीक है सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। चेंजिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, डेवलपमेंट आते जा रहा है। धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगा, चेंजिंग आएगा, तो हर सुविधा जैसे जैसे आएगी तो चेंज तो होना लाजमी है। ठीक है, नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। ठीक है, अब देखो जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो गर्त बन जाता है। रेत को पवन उड़ा के कहीं रखेगी तो ऊंचाई होगा ना, वहां पे ऊंचा होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम? गर्त बोलते हैं उसको। जहां गर्त हो भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहां मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। ठीक है, कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसे ही एक विशाल मरुद्यान जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, देखो जब रेत उड़ता है ना, उड़ के कहीं एक जगह जमा हुआ तो वो गर्त का निर्माण करेगा। जब ऐसा तुम देखोगे ना कि जो ट्रक जैसे जाती है बालू लाद के, तो उनमें पानी गिरता रहता है नीचे से, वो प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, बहुत लोग ऊपर से पानी भी डाल देते हैं हल्का हल्का कि उड़े नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम प्रेशर की वजह से पानी गिरते रहता है।
वही चीज यहाँ पे पानी जैसे जैसे होता है, देखो जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलो ठंडा रेगिस्तान भी होता है लद्दाख में, जैसे हमारे यहाँ है भारत में। ठीक है, लद्दाख सब दो शब्दों से मिलकर बने, एक ला जिसका अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। ठीक है, और दूसरा है एक इंपॉर्टेंट, पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये है लद्दाख हमारा, लद्दाख श्रेणी, शोक नदी, इंडस नदी, सिंधु नदी, जास्कर श्रेणी, जोजिला दर्रा। ठीक है, सियाचिन हिमनद पूरा इसी में। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख किस्म कहाँ स्थित है? बृहत हिमालय में स्थित है। ठीक है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। देखो तुम्हारे लिए ऑप्शन जो मिल रहा है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिल रहा है वो लिखते जाना आप। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं, दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर बहने वाली जो नदियां हैं वह उनमें से प्रमुख है सिंधु नदी। ठीक है, ये नदियां गहरी घाटी और महाखंड यानी गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानी जैसे ग्रेंगरी हिमानी। ठीक है, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा भी नहीं है, तो ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। यहाँ की जलवायु शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिन में जहां दिल्ली और मुंबई का तापमान, दिल्ली का तापमान देखो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, एंड वहां पे ऐसे टाइम में लद्दाख में 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब 4-5 डिग्री सेल्सियस हो गया, 7 डिग्री हो गया ऐसे सेल्सियस में। ठीक है, अब रात का तापमान तो -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाता है वहां पे। तो शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है ठंडे के दिनों में। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब क्या होता है? जैसे हिमालय हो गया ना, ये पार्ट शैडो, जिसको शैडो जोन बोलते हैं हम। ठीक है, चल लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिमभूमि। खापाचान का मतलब है हिमभूमि। एंड यहाँ पे एक और मिला, चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में हल्का अत्यधिक गर्म होता है। एक यहाँ पे क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो चलो मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है इसमें। यहाँ पे बारिश लद्दाख ना के बराबर होता है, बहुत कम ही होता है। यह क्षेत्र बर्फीली हवा एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। समझ रहे हो? अगर तुम वहां पे लेटो ना, अगर तुम वहां पर अगर लेटो, पैर तुम्हारा एक बाहर के साइड में हो धूप में, एक तुम्हारा पैर ठंडे में हो, जैसे छाया में हो। ठीक है, तो दोनों में देखोगे ना तुम, एक ही टाइम पे दोनों का करोगे, एक पैर में ठंड लग रही है, एक पैर में गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, वनस्पति और प्राणियों के बारे में थोड़ा सा जान। यहाँ पे क्या क्या उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति यहाँ पे विरल होती है। यह जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती है। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे सेव, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इसमें से रॉबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं कुक यहाँ पाई जाने वाले सामान्य पक्षी है। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी है। लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है।
भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा जान लें। लद्दाख के बारे में, कभी आप गए रोड ट्रिप, बहुत लोग कर रहे हैं, तुम भी करने का तुम्हारा भी शौक होगा कि बाइक से जाए, तो वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी होने का थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है तुम्हें। ठीक है, तो वहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ली कि लद्दाख के लोग होते कैसे। लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? बहुत समानता नहीं। ठीक है, यहाँ का अधिकांश लोग या तो मुसलमान है या बौद्ध है। पहली बात, लद्दाख में मैक्सिमम अधिकांश लोग क्या है, मुसलमान है या बौद्ध है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिक्से से लमायूरो। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। शीत में कुछ करने लायक रहता है नहीं, इतना ठंड पड़ता है ना कि कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो ये खुद को बिजी रखते हैं उत्सव में या धार्मिक अनुष्ठान में बैठ के। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है, वे केवल घर एवं खेती में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A NH1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा जान लें। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिख लेना। रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला एंड टंगलंगला। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुला रहता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ का पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सव अनुष्ठानों को देखना यहाँ का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। ठीक है, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, चेंजिंग हो रहा है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण यहाँ पे पहुंच रहा है, डेवलपमेंट पहुंच रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे ऑप्शंस और बढ़ते जा रहे हैं, इन यहाँ के जनजीवन में क्या हो रहा है, चेंजिंग आना शुरू हो चुका है। ठीक है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति का समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल, ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मित्र विविधता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि हमें भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यही होता है ना, जब जिसको नहीं मिलता कोई चीज वो उसको वेस्ट करता है, एंड जिसको मिलता है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, जिसको मिलता है कोई भी चीज तो उसको वेस्ट करता है, बहुत मतलब लापरवाह हो जाता है उस चीज के प्रति। लेकिन जिसको नहीं मिलता उसको उसकी वैल्यू पता चलती है। ठीक है, बाकी चैप्टर अब खत्म होगी, क्वेश्चन आंसर कर लेना। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालो, वीडियो को लाइक मारो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे, कमेंट करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी, बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में। हालांकि अब ये क्लास 7 का तो खत्म हो चुका है, अब हम मिलेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 संसाधन। थोड़ा सा संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे एंड क्लास 8 का ज्योग्राफी झटपट खत्म करने की ट्राई करेंगे। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखो।